दोस्तों, एक लड़की बचपन से ही अपने फूफा के घर पे रह रही होती है। वो जैसे जैसे जवान होती जाती वैसे वैसे बेहद ही खूबसूरत होती जाती है। जब इसका फूफा अपनी ही भतीजी को देखता है तो वो इस पर फिदा हो जाता है। वो इससे बहकी बहकी बातें करने लगता है और इसे अपने प्यार जाल में फंसा ही लेता है। ये भतीजी जो होती है ये भी अपने फूफा के प्यार जाल में फंस जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ही गहरी हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और जब भी इन लोगों को मौका मिलता था दोनों आपस में संबंध बना लिया करते थे। यह सिलसिला करीब लंबे समय तक चलता है। एक दिन की बात है, जब इसकी बुआ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती हैं, तब इन दोनों को भरपूर मौका मिल जाता है और फिर फूफा और भतीजे दोनों कमरे पहुंचते हैं और वहां पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इतने में बुआ बाजार से वापस आ जाती हैं और उसके बाद वो एक कमरे के पास पहुंचती हैं। उस कमरे का दरवाजा बंद होता है। उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब ये खिड़की से झांक कर देखती है तो इनकी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बिहार के औरंगाबाद जिले की है। वहां पे एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है। परिवार काफी गरीब होता है। वो अपनी बच्ची का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर सकता था। तब लड़की के जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको इसके फूफा के घर पे भेज दूं। ये वहीं पे रहेगी, वहीं पे खाएगी पिएगी, पढ़ेगी लिखेगी और बड़ी होगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी वहीं से शादी कर दी जाएगी। अब ये बात सोचकर वो अपनी बहन से बात करते हैं। उसके बाद उनके बहन बहनोई तैयार हो जाते हैं। तब इस लड़की को इसके फूफा के घर पे भेज दिया जाता है। ये लड़की वहीं पे रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बेहद ही खूबसूरत होती जाती है। इस लड़की के ऊपर गांव गिरोह के लोगों की नजर तो होती है। सभी लोग इस पे लाइन मारा करते थे मगर ये किसी को भी भाव नहीं देती थी। केवल पढ़ने लिखने में इसका ध्यान होता है। लेकिन जब इसका फूफा देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो इस पे फिदा हो जाता है और इससे बहकी बहकी बातें करने लगता है और आखिरकार अपनी ही भतीजी को अपने प्यार जाल में फंसा ही लेता है। ये लड़की भी अपने फूफा की तरफ आकर्षित हो जाती है और ये भी उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगती है। इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये दोनों को जब भी समय मिलता था ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। इन दोनों की नजदीकियों को देखकर घर के किसी भी सदस्य को कोई शक नहीं होता क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि बाप बेटी का रिश्ता है और इसमें ऐसा क्या हो सकता है। और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा, लंबे समय तक चला। लगभग 8 सालों तक ये लोग जब भी मौका मिलता था संबंध बना लिया करते थे। इस बीच में लड़की के कई बार रिश्ते आए शादी के लिए, मगर कोई ना कोई अड़चन डालकर फूफा इस लड़की का रिश्ता काट दिया करता था। एक दिन की बात है, जो लड़की की बुआ होती हैं उनको अपने पति और अपनी भतीजी पे इतना ज़्यादा विश्वास होता है, वो कहती हैं कि तुम लोग घर पे रहो, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। अब इस बात को सुनकर जो भतीजी होती है जिसका नाम गुंजा सिंह होता है और जो पति होते हैं जिनका नाम जीवन सिंह होता है, ये दोनों बेहद ही खुश हो जाते हैं कि चलो आज भरपूर मौका हम दोनों को मिलने वाला है। इधर बुआ कहकर बाजार चली जाती हैं और ये दोनों फिर एक कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तब तक अचानक में बुआ घर वापस आ जाती हैं। वो घर के सभी दरवाजों को खुला देखती हैं लेकिन एक कमरे का दरवाजा बंद होता है। जब उस कमरे के पास में पहुंचती हैं तो उनको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब उस दरवाजे की खिड़की से झांक कर जब देखती हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तेज आवाज में चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती हैं। तब जो अंदर होते हैं जीवन सिंह और गुंजा सिंह दोनों हड़बड़ा जाते हैं। तुरंत ही गुंजा सिंह अपने कपड़े को पहनती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। बुआ कमरे के अंदर जाती है और अपनी भतीजे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। अपने पति को भी बहुत खरा खोटा सोचती है, लेकिन इस बात से दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार बुआ हार गुन मान के फिर उस कमरे से वापस आती है, फिर दूसरे कमरे में चली जाती है।
दूसरे कमरे में जाने के बाद वो अपने भाई के पास फोन करती है, कहती है भैया आप अपनी लड़की को मेरे घर से बुला लीजिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है, आपकी लड़की का संबंध मेरे पति से है। अब ये बात जब गुंजा के पिता सुनते हैं तो वो भी अपना सर पीटने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यही कारण है कि मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत ही अपनी बेटी को अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद आनंद फानंद में एक जगह लड़का देखते हैं जिसका नाम प्रियांशु कुमार होता है। उससे उसकी शादी तय हो जाती है। अब इस बीच में जो लड़की का फूफा जीवन सिंह होता है उसे समय नहीं मिल पाता, वो भतीजी के लिए तड़पना शुरू कर देता है। उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी और आखिरकार इधर गुंजा का शादी का दिन रख दिया जाता है 11 मई 2025 को। 11 मई 2025 को बारात आती है और इस लड़की की शादी होती है। उसी दिन जो जीवन सिंह होता है वो भी वहां पे पहुंचता है, तो थोड़ा समय उससे मिल जाता है तो वो गुंजा सिंह से बातचीत करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये बारात जो आई है इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं मार दूंगा क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अब ये बात जब गुंजा सिंह सुनती है तो वो कहती है फूफा आप परेशान ना होइए, मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं इसे जान से मार कर रास्ते से हटा दूंगी, मैं आपकी ही हूँ और आपकी ही रहूंगी, मुझे कोई और स्पर्श नहीं कर सकता। जब ये बात जीवन सिंह सुनता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि गुंजा केवल उसी की है। दोस्तों आखिरकार किसी तरीके से शादी हो जाती है। गुंजा विदा होकर फिर अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद अब वहां से अपने फूफा से बातचीत करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो गुंजा के ससुराल वाले थे उनको इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब ये दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और जो जीवन सिंह होता है वो झारखंड से 2 शूटरों को सुपारी दे देता है गुंजा सिंह के पति को मारने के लिए। वो शूटर पैसे ले लेते हैं और उसके बाद गुंजा से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपने पति का फोटो वगैरह भेजो और लोकेशन बताती रहो ताकि हम लोग काम अपना आसानी से कर सकें। अब इधर जो गुंजा होती है वो मौके का तलाश ही कर रही थी कि कब उसका पति अकेला हो, क्योंकि उसका अभी नई नई शादी हुई थी तो कहीं पे जा नहीं रहा था। 10 दिन जब बीते हैं तब गुंजा एक दिन अपने पति प्रियांशु से कहती है कि मुझे कुछ विशेष तरह की मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरा जी ललचा रहा है, मैं अपने मायके में नहीं पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ला के दो। प्रियांशु अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। वो अपनी पत्नी की बातों को नहीं टालता और कहता है कि परेशान ना हो, मैं बाजार जाता हूँ और जो तुम मिठाई करो मैं वही मिठाई लेकर आऊँगा। और इधर जो है गुंजा जो होती है वो शूटरों को लोकेशन भेज देती है कि आज मेरा पति बाजार जा रहा है, अगर मौका मिले तो इसका काम तमाम कर देना। शूटर भी बाजार पहुंच जाते हैं, पति भी बाजार पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे भीड़ भाड़ का इलाका होने की वजह से शूटर अपना काम नहीं कर पाते और फिर वहां से प्रियांशु जो होता है वो मिठाई को लेता है, वापस फिर अपने घर चला आता है। मिठाई लेकर गुंजा खा लेती है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर से बहुत अफसोस हो रहा था कि आज भी ये जिंदा वापस आ गया। दोस्तों फिर मौके की तलाश होने लगती है और आखिरकार 23 जून 2025 को वो दिन आ ही जाता है जिस दिन प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे बनारस आज ही निकलना पड़ेगा, मैं कल वापस आऊंगा। ये बात जब गुंजा सुनती है तो वो अंदर ही अंदर से बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन दिखावा करती है कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी और अभी अभी तो मेरी नई शादी हुई है। अब जो प्रियांशु होता है वो अपनी पत्नी के इरादों को समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि मेरी पत्नी मुझसे बेहद ही प्यार करती है, इसलिए वो मेरी इतनी फिक्र करती है। तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता तुम परेशान ना हो, एक दिन की तो बात है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं। अपनी पत्नी को किसी तरीके से समझाकर फिर वो वहां से रवाना हो जाता है। और इधर जो गुंजा होती है वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो तुरंत शूटरों को फिर लोकेशन भेज देती है कि आज मेरा पति घर से बाहर अकेले जा रहा है, बनारस के लिए जा रहा है, तुम लोगों को मौका मिले तो वहीं पे इसका काम तमाम कर देना। शूटर भी फिर उसके पति का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बनारस पहुंच जाता है, बनारस में भी शूटरों को मौका नहीं मिल पाता। फिर बनारस से जब ये वापस आ रहा होता है प्रियांशु, तो रेलवे स्टेशन पर भी वो शूटर मौजूद होते हैं, वहां पे भी उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका वहां पे भी था। अब वो मौके की तलाशी कर रहे थे कि कब मिले, कब हम काम तमाम करें और फिर हम अपने रास्ते हो जाएं। और इधर जो प्रियांशु होता है इन सभी बातों से बेखबर होता है।
उसकी पत्नी बार बार उसे फोन कर रही थी, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे। प्रियांशु को लगता है उसकी पत्नी एकदम बेचैन है उसके लिए, मगर उसे ये नहीं पता था ये बेचैनी उसके लिए नहीं बल्कि उसकी जिंदगी खत्म होने के लिए है कि कब मौका मिले और इससे छुटकारा मिले। इन सब बातों से अनजान प्रियांशु अपनी माँ के पास फोन करता है, कहता है माँ आज मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं है, शाम हो चुकी है। दोस्तों ये बात 24 जून 2025 की है। और ना हो तो गांव से किसी को भेज दो, आएगा कोई मुझे लेकर चला जाएगा। माँ कहती बेटा ठीक तो कह रहा है, गाड़ी नहीं मिली, तू परेशान ना हो, मैं किसी न किसी को भेजती हूँ। वो गांव के 2 लड़कों से कहती है और वो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं। फिर बाइक लेकर प्रियांशु को पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पे शूटर भी पीछा कर रहे होते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तब ये दोनों बाइक सवार पहुंचते हैं और उसके बाद प्रियांशु को अपनी बाइक पे बिठाते हैं। फिर वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी 3-4 किलोमीटर आगे आए होंगे तब तक शूटर भी पीछे से बाइक से आते हैं और आने के बाद जब प्रियांशु के बाइक के पास पहुंचते हैं तो इसकी बाइक को रुकवाते हैं और कहते हैं कि फलाने जगह का पता बता दीजिए। प्रियांशु कहता है कि यार गाड़ी रोको और कुछ रास्ता लोग भूले हैं, इनको मैं रास्ता बता दूं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लोग मेरी मौत बनकर आए हैं। वो अपनी गाड़ी को रुकवाता है और उसके बाद शूटर नजदीक में आ जाते हैं। शूटर इधर उधर देखते हैं, जब कोई नहीं दिखता तुरंत पिस्टल निकालते हैं और प्रियांशु को धड़ाधड़ 7-8 गोलियां मार देते हैं। प्रियांशु वहीं तड़पड़ाने लगता है और उसके बाद जो शूटर होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। अब जो दोनों लड़के प्रियांशु को लेने गए थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या मामला है, उन्होंने इसके ऊपर गोली क्यों चलाई। फिलहाल वो लोग प्रियांशु को आनन फानन में उठाते हैं और नजदीकी के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और वहां पे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो मर चुका है, अब लाने से कोई फायदा नहीं। तुरंत वहां के डॉक्टर पुलिस स्टेशन फोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश को कब्जे में ले लेती है और साथ में जो 2 लड़के होते हैं उनको भी थाने लेकर आती है। उनसे भी पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन वो लड़के बार बार एक ही बात बता रहे थे कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसकी माँ ने मुझे कहा था कि जाके मेरे बेटे को पिकअप करके लेकर चले आओ, शाम का समय है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। मेरी इतनी ही गलती है कि मैं चला गया, मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पता है कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने देखा कि 2 बाइक सवार आए और धनाधन गोलियां इस पे चलाए, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस को थोड़ा इसलिए शक था क्योंकि जो है प्रियांशु को हुई केवल गोली लगी, बाकी लोग बच कैसे गए। पुलिस का ये इरादा नहीं था कि ये लोग भी दुनिया चले जाएं, लेकिन बस ये था कि इन लोगों को कोई खरोच तक नहीं आई, आखिर क्या मामला है। पुलिस के बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब उसके बाद पुलिस जो है प्रियांशु का मोबाइल लेती है और उसका CDR चेक करती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। उससे पता चलता है कि इसने अपनी पत्नी को कई बार फोन किया, इसकी पत्नी ने इसको कई बार फोन किया है। अब पुलिस का शक उसकी पत्नी पर थोड़ा पहुंचता है। फिर पुलिस उसके पत्नी गुंजा के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ जब करना शुरू करती है, तुम इतने फोन क्यों कर रही थी। तब जो गुंजा होती है कहती बस वैसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, जैसे एक पति पत्नी बात करते हैं वैसे मैं भी कर रही थी। लेकिन पुलिस जब बार बार पूछती है तो वो हर बार एक नई कहानी गढ़ती है। अब पुलिस को गुंजा पर संदेह होने लगता है। तब गुंजा से कहती है कि तुम अपना मोबाइल दो। गुंजा अपना मोबाइल देने से इतराती है। पुलिस लेकिन दबाव जब बनाती है तब गुंजा अपना मोबाइल दे देती है। मोबाइल का जब डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो 50 बार फोन की है। फिर पुलिस गुंजा से पूछती है तो गुंजा फिर बार बार कई नई कहानी। अब पुलिस को संदेह ज्यादा हो जाता है तो वो फिर मोबाइल और गुंजा दोनों को लेके थाने में चली आती है। और जब यहाँ सख्ती से पूछताछ होती है तब गुंजा सारी सच्चाई उगल देती है। वो कहती है कि मैं प्यार अपने फूफा से करती हूँ और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी जबरदस्ती प्रियांशु से कर दिए थे। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं शादी नहीं करना चाहते थे और हमने और मेरे फूफा ने मिलकर ये प्लान बनाया। उसके बाद हमने इनको रास्ते से हटाया ताकि हमारा रास्ता खाली हो जाए और फिर जो है हम फूफा के साथ पूरी जिंदगी मजे से बिता सकें। जब पुलिस इस बात को सुनती है होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही गुंजा पे FIR दर्ज करती है और उसके बाद जो उसका फूफा होता है जीवन सिंह, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। जैसे ही जीवन सिंह भी मिल जाएगा उस पर भी केस दर्ज होगा और दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों अभी जो फूफा फरार है, अभी पता नहीं चला वो कहाँ पर है। जैसे ही वो मिलता है उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी, आपको क्या लगता है
गुंजा को और जीवन सिंह को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।